हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अब अगर हम बात करें ट्रिपल पी की, तो हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अक्सर यहाँ पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करती है, जहाँ पर वो ट्रिपल पी से काम कर रही होती है ना, एच से काम कर रही होती है, या फिर हम अलग-अलग मॉडल्स देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम में जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ में काम करने वाले हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए इसे जानना ना केवल एग्जाम के लिए बट ऑल्सो हमारी लाइफ में, हमारे करियर में बहुत ग्रोथ करने वाली चीज है। एक बेसिक है जो हमें पता ही होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये क्या है? ये कोलैबोरेशन है किसके बीच में? गवर्नमेंट की एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के बीच में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइनेंस करना है, बिल्ड करना है, ऑपरेट करना है प्रोजेक्ट को। देखो, हमें क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने में, तो फाइनेंसिंग चाहिए। फिर हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, है ना, कंप्लीट करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, साथ में कंप्लीट होने के बाद में उसे ऑपरेट करेंगे। राइट, जैसे कोई सड़क है, सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए ताकि हम यहाँ पर उसे बना पाए। अब हमने सड़क बना दी, सड़क बनाने के बाद में सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसे सही करेंगे। तो यहाँ पर हमें हर एक चीज का ध्यान देना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस तरह की पार्टनरशिप्स करते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या फिर पार्क्स या फिर कन्वेंशन सेंटर्स में यूज होता है। फाइनेंसिंग अगर हमें करनी है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर लेंगे, जिसमें कि प्रोजेक्ट को हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। या फिर यहाँ पर बहुत बार होता है कि फाइनेंसिंग के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अब हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट वी हैव सो मच फंड्स। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इसमें कंसेशन मिल जाता है टैक्सेस का, साथ में यहाँ पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, या फिर हमें बोल सकते हैं लाइबिलिटी से प्रोटेक्शन, या पार्शियल ओनरशिप मिल जाती है राइट्स की ओवर नॉमिनली पब्लिक सर्विसेज। एंड साथ में जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। अब आप देखो इसका क्या मतलब हुआ। एक होता है ऑपरेटिंग रिवेन्यू। ऑपरेटिंग रिवेन्यू क्या है? अगर किसी की यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, बड़ा एग्जाम्पल ही लेते हैं। अगर यहाँ पर हाईवे है, तो हाईवे यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, वर्क कर रहे हैं लोग, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो क्या देखोगे आप? तो यहाँ पर टोल्स पे करे जा रहे हैं, टोल्स पर फी पे की जा रही है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। यहाँ पर प्रोटेक्शन की जा रही है खुद की लाइबिलिटीज से। लाइबिलिटीज होती हैं हमारे पास अलग अलग, है ना। जैसे कि एक कंपनी है, अब एक कंपनी को यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उन्हें हो सकता है डेट लेना पड़े, लोन लेना पड़े। तो गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो बैंक को बोल दिया मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो ये भी हमारा फायदा है। साथ में जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो हम यहाँ पर टाइम डिसाइड कर लेंगे कि किसकी ओनरशिप कितने टाइम तक रहेगी, कब किसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कॉपरेशन की बात करें, तो ट्रिपल पी जो है वो आपको दो फॉर्म्स में आता है। पहला है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल। अब बात करें अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रिपल पी की, तो कोई भी सर्टेन एक्टिविटी हमारी कैरी आउट हो रही है जॉइंटली स्टैब्लिश्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटी के थ्रू। अब दूसरा था हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रिपल पी, जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करवा रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन हो रहा है, जिसमें कि हमारा कंसेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जॉइंट एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। तो फीचर्स क्या है ट्रिपल बी के, अभी हम ये समझते हैं, और ये दोनों टाइप आप धीरे धीरे समझ जाओगे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे। तो देखो, अगर ट्रिपल पी होगा तो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, तो 3 से लेकर 25 साल, अब तो 40-50 साल के लिए भी होने लग गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक सिंगल प्राइवेट बॉडी है, जो कि यहाँ पर वो किसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगी, और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग करेगी, कंस्ट्रक्शन करेगी, रेनोवेशन करवाना है वो भी कर देगी, रिपेयर कराना है या फिर मेंटेनेंस करनी है उन एसेट्स की। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? वैल्यू फॉर मनी लेकर आ रहे हैं पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी में। अब यहाँ जो आपके रिस्क है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे लॉस हो सकता है ना, या फिर हमें यहाँ पर जो सर्विस डिलीवर करनी है उसमें इनफ मनी हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंसेशन में देना है, तो वो भी हमारे पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाता है, और यहाँ वो पार्टी इस एसेट को ऑपरेट करती है जो कि बेस्ट वे में से मैनेज कर सकती है।
पब्लिक सेक्टर पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट पार्टनर जो है वो अपने यहाँ पर ऑपरेशंस केवल तभी स्टार्ट करता है जब एसेट यहाँ पर पब्लिक सेक्टर पेमेंट हम इसे कब देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, जब एसेट को हम यहाँ पर यूज करना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट यूज जब हो जाएगा हमारा, ताकि हम यहाँ पर सर्विसेज को डिलीवर कर पाए। अब ओनरशिप राइट्स जो है एसेट्स की, उनका क्या होता है, देखो ओनरशिप तो यहाँ पर आपकी पब्लिक सेक्टर के पास ही रहती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं प्राइवेट सेक्टर को बोलते हैं कि एक काम करो, एक सर्टेन टाइम तक यहाँ से होने वाला रेवेन्यू तुम कलेक्ट कर लो और यहाँ पर इसको अच्छे से मैनेज करो, मेंटेन करो, ऑपरेट करो एसेट को। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई हाईवे बना तो हाईवे में गवर्नमेंट बोलेगी कि जो टोल हमें मिल रहा है, टोल फी जो हमें मिल रही है वो तुम रिसीव करो और रिसीव कर कर यहाँ पर तुम ही इसे मैनेज और ऑपरेट करो, लेकिन कब तक, एक सर्टेन टाइम तक। उसके बाद में यहाँ पर ये जो एसेट है या फिर ये हाईवे है, इसे कौन यूज करेगा, कौन मैनेज करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। अब आ जाते हैं मेन चीज पर कि ट्रिपल पी मॉडल्स जो है इसमें हमारे पास कितने तरह के मॉडल्स हैं। तो 4 मेजर टाइप के ट्रिपल पी मॉडल्स हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें पहला आता है आपका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। अब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर चलो आगे पढ़ते चलेंगे, लीज कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है, कंसेशनल है और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, क्या नाम है इसका, मैनेजमेंट, है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी को बोल रहे हैं कि भाई तुम मैनेज करो और या तो पूरा पार्ट में यहाँ पर पूरा करो या तो फिर पार्ट में करो। तो एक पब्लिक फैसिलिटी या फिर एक सर्विस इनको दे दी जाती है जिसको इन्हें ही मैनेज करना है। तो यहाँ पर जो ओनरशिप है वो तो पब्लिक एंटिटी दैट इज गवर्नमेंट के पास रहेगी। प्राइवेट एंटिटी यहाँ पर कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेगी कि मान लो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट ये लाकर कर रहे हैं, ठीक है, इनको ये काम नहीं करना। अच्छा, जो यहाँ पर सर्विस है वो कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइवेट एंटिटी प्रोवाइड करेगी, राइट। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सर्विसेज को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है प्रोवाइड करने की, गवर्नमेंट से तो मांगते हैं हम सर्विसेज, लेकिन प्रोवाइड कौन कर रहा है, प्राइवेट एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अवर पब्लिक एंटिटी दैट इज गवर्नमेंट। समझ में आ गया। इसके बाद में बात होती है कि जो ड्यूरेशन है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की वो कैसी होगी, शॉर्ट होगी, 3 से 5 साल की। रिस्क यहाँ पर जो है वो हमारा लो रहता है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं प्राइवेट एंटिटीज को। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली अवार्ड किए जाते हैं ताकि हम मैनेजमेंट करें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का, सच एज मेट्रो वाटर सप्लाईज, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जैसे हमारे पास में मेट्रोज होती हैं तो उन्हें अलग अलग कंपनीज क्या कर रही है, मैनेज कर रही हैं। तो ये अवार्ड्स हम उनको दे रहे हैं, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये उनको हम दे रहे हैं, ओके। जैसे भी इनकी परफॉर्मेंस रहेगी वैसे इंसेंटिव्स भी इनको मिलते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हमारे मेंशन्ड होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें कि प्राइवेट एंटिटी को हम बोलेंगे कि तुम भी थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, तो ये मीडियम से लॉन्ग टर्म रहेंगे, ठीक है। जब प्राइवेट एंटिटी कुछ भी पैसा नहीं लगा रही तो कैसे थे, शॉर्ट टर्म थे। लेकिन अगर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कुछ भी पार्ट अपना कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो ये बन जाता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर प्राइवेट एंटिटी को सबसे पहले क्या करना है, जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको रिकवर करते हैं। कैसे करेंगे, फीस के थ्रू या फिर दूसरे चार्जेस लगाएंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में देखे जाते हैं जहां पर हमें रिहैबिलिटेशन, एक्सपेंशन करना है पब्लिक फैसिलिटी का। फॉर एन एग्जांपल, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अगर हमारा लतूर में स्टार्ट हुआ था, उसमें भी यही सेम चीज देखी गई थी। लीज कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, लीज में क्या होता है, लीज क्या होता है, सबसे पहले जैसे रेंटल एग्रीमेंट्स होती हैं आपकी, वैसे ही लीज होता है। तो लीज में हमारे पास में एक लेजी होता है और एक लेजर होता है। लेजर होता है जो ओनर है किसी एसेट का, जैसे आपको घर यहाँ पर रेंट पर लेना है मान लो, तो अब घर का जो ओनर होगा वो लेजर कहलाएगा, उस घर में जो रह रहा है वो लेजी हो गया। और यहाँ पर एक रेंट एग्रीमेंट साइन हो गई जिसमें कुछ टाइम, कुछ पेमेंट की कब करनी है, कितनी पेमेंट करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी लिखी होती हैं, जिसे हम लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट मॉडल में क्या होता है, एक एसेट को लीज किया गया या तो प्राइवेट एंटिटी को या तो पब्लिक एंटिटी को, अब जैसी भी सिचुएशन है।
लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसा मैंने बताया, जब एसेट को लीज किया गया प्राइवेट एंटिटी को, यहाँ पर पब्लिक एंटिटी ने करा, तो पब्लिक एंटिटी यहाँ पर क्या करेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन करेगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, मीडियम टर्म का होगा, ठीक है, जिसमें प्राइवेट एंटिटी को मेंटेनेंस करनी है और मैनेजमेंट का रोल संभालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो प्राइवेट एंटिटी है वो एक हायर रिस्क फेस कर रही है, इसको हमने बोला कि भाई तुम ऑपरेशन से रिवेन्यूज को अर्न करो। तो एक टिपिकल एग्जांपल है ये कि किस तरीके से रिटेल आउटलेट्स जो हैं इनको लीज किया जाएगा रेलवे स्टेशन पर, बिल्ड लीज ट्रांसफर या फिर बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर। तो ये क्या है, एक एसेट है जिसको ओन किया जाता है बाय प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, और लीज किया जाता है पब्लिक एंटिटी को फॉर अ मीडियम टर्म। तो प्राइवेट एंटिटी यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करवा रही है, और मॉडल जो है वो इंडियन रेलवेज ने स्टार्ट किया था फॉर प्रोजेक्ट सच एज गॉज कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट किसका है, एसेट यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी का है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर एक कंपनी को बोला गया कि काम करना, आप एक प्रोजेक्ट शुरू करना, ठीक है। जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो बिल्ड कर लिया आपने इस प्रोजेक्ट को, जैसे ही ये बिल्ड हो गया तुरंत लीज पर किसको दे देना, हमें दे देना। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया था, लेजर कौन था यहाँ पर, ओनर कौन था, ये थी प्राइवेट एंटिटी। लेजी कौन है यहाँ पर, लेजी यहाँ पर है हमारी पब्लिक एंटिटी, ठीक है, लेजर ओनर होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये इसको ऑपरेट करेंगे, राइट, इसको कुछ टाइम के लिए कौन ऑपरेट कर रहा है, पब्लिक एंटिटी यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में प्राइवेट एंटिटी ओनरशिप भी इन्हें ट्रांसफर कर देगी, कब करेगी, जब यहाँ पर इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो और जो रिक्वायर्ड रिटर्न्स थे इनको जो चाहिए थे वो ये ले लेंगे, ठीक है। बिल्ड ट्रांसफर लीज, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एसेट हम प्राइवेट एंटिटी को दे रहे हैं, तो प्राइवेट एंटिटी यहाँ पर क्या बन गई आपकी, लेजी बन गई, ठीक है, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं। तो प्राइवेट एंटिटी एसेट को बिल्ड करेंगी, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगी और इसको लीज पर ले लेंगी ऑपरेशंस के लिए। तो पैसा यहाँ पर हमारी प्राइवेट एंटिटी ने लगाया, इसको पूरा का पूरा यहाँ पर बनाया, बनाने के बाद में पब्लिक को दे दिया, पब्लिक एंटिटी को, और फिर लीज पर ले लिया। तो जब आप किसी को सामान ट्रांसफर करते हो तो उससे पैसा लोगे, तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहली बार प्राइवेट एंटिटी ने की थी वो अब उसने पब्लिक एंटिटी से पैसा वापस ले लिया। तो ये मीडियम टर्म के होते हैं जहां पर प्राइवेट एंटिटी को बोला जाता है कि तुम ऑपरेशन से थोड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, ओके, क्योंकि यही तो ऑपरेट कर रहे हैं। देन आता है कंसेशन मॉडल। कंसेशन मॉडल में क्या होता है, जो हमारी ओनरशिप है वो तो हमारी रहेगी पब्लिक एंटिटी के पास, और प्राइवेट एंटिटी को बोलेंगे कि आप कंस्ट्रक्शन कर दो, जैसे कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन करो या फिर ऑपरेशनल रोल्स निभाओ। तो एरियाज यहाँ पर कंसेशंस के क्या है, हमारी प्राइवेट एंटिटी को बोला गया कि आपको डिलीवरी करनी है सर्विस की फॉर द एंटायर एरिया, ऑपरेशंस भी आपको करने हैं, मैनेजमेंट भी आपको करनी है, कुछ यहाँ पर रिपेयर वर्क है वो भी आपको करना है, और कंस्ट्रक्शन भी आपको करना है। तो प्राइवेट एंटिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट में करेगी, लेकिन जो ओनरशिप है वो पब्लिक एंटिटी के पास रहेगी, और पब्लिक एंटिटी जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाती है टू अ रेगुलेटर ऑफ द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ अ सर्विस। तो यहाँ पर पहले ये क्या कर रहे थे, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, अब ये एक तरीके से प्राइस को रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं प्राइवेट एंटिटी बहुत हाई पैसे चार्ज कर रही हो पब्लिक से, तो ये उस चीज को देखते रहेंगे क्योंकि इनकी खुद की ओनरशिप राइट्स है, बट एक्चुअल में सारा काम कर कौन रहा है, एक प्राइवेट एंटिटी। फिर आता है बॉट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। यहाँ पर क्या होगा, दो मेजर टाइप के यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक आता है बॉट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर पब्लिक एंटिटी के पास ही ओनरशिप है और प्राइवेट एंटिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कंस्ट्रक्शन की, ऑपरेशंस की, मैनेजमेंट की। दूसरा है बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये हो गया आपका बोल्ट, ठीक है। तो बॉट में और बोट में क्या डिफरेंस है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइवेट एंटिटी के पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप की भी, कंस्ट्रक्शन की भी, ऑपरेशंस की भी, मैनेजमेंट की भी, लेकिन कब तक? जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ है। जबकि बीओटी में क्या था? बिल्ड, ऑपरेट एंड यहाँ पर फिर आप ट्रांसफर कर दोगे, बाकी सारा काम आप कर रहे हो, लेकिन जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास रहेगी। अब बूट में क्या हो रहा है? बूट में हमारे पास में ओनरशिप जो है वो भी प्राइवेट की है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्राइवेट की हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड तक। अब बॉट कॉन्ट्रैक्ट्स में हम देखेंगे डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट। तो यहाँ पर हमें डिजाइनिंग भी तो करनी है, पूरा हम लोग सारी इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, मैप बनाना सब करते हैं, बिल्ड करते हैं और ऑपरेट करते हैं, एसेट को मेंटेन करते हैं। तो ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जिसमें हमें ग्रीन फील्ड एसेट्स को क्रिएट करना है। तो प्राइवेट एंटिटी यहाँ पर रिवेन्यूज रेज करती है ऑपरेशन से, और रिस्क रहता है प्राइवेट एंटिटी के लिए काफी हाई। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर प्राइवेट एंटिटी डिजाइनिंग, बिल्डिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग सब करेगी, इवन फाइनेंसिंग भी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम क्रिएशन कर रहे हैं ग्रीन फील्ड एसेट्स का, और जो ओनरशिप है वो हमारी पब्लिक एंटिटी के पास रहेगी। और यहाँ पर भी हमारे साथ हमने क्या देखा था कि यहाँ पर भी ये डिजाइनिंग, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग कर रहे थे हमारे एसेट्स की। ठीक है, और यहाँ पर इनके ऊपर काफी हाई हमें रिस्क देखने के लिए मिला। बॉट एन्युटी में क्या होता है? बॉट एन्युटी में हम देखेंगे कि बिल्डिंग हो रही है हाईवेज की, स्पेशली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जहाँ पर पोटेंशियल जो है रिवेन्यू जनरेट करने का बहुत यहाँ पर लिमिटेड है। ठीक है, तो प्राइवेट एंटिटी डिजाइन कर देगी, बिल्ड कर देगी, मैनेज कर देगी और मेंटेन कर लेगी एसेट को, लेकिन जो रिस्क है वो यहाँ पर कम है, क्योंकि इसको एन्युटी के फॉर्म में एक अमाउंट यहाँ पर मिलती रहेगी पब्लिक एंटिटी से रेगुलर इंटरवल्स पर। एन्युटी का मतलब क्या होता है? मैंने एक लोन लिया और मुझे बैंक ने बोला कि हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए तुम्हें मुझे पे करने हैं। मैंने रेंट पर रहना शुरू किया और ओनर ने बोला कि हर महीने की 31st को मुझे तुम एक काम करना, 1,000 रुपए रेंट का पे कर जाना। तो ये जो अमाउंट है हमारी फिक्स्ड इंटरवल पर देनी है, और अमाउंट भी फिक्स्ड है ना? इसे बोलते हैं एन्युटी पेमेंट्स, जहां पर हम एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल पर पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी प्राइवेट एंटिटी सारा काम कर दे रही है, लेकिन ओनरशिप पब्लिक वाली ले रही है। तो पब्लिक एंटिटी क्या करेगी? वो प्राइवेट एंटिटी को एक फिक्स्ड सम जो है वो देती रहेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा जो बॉट एन्युटी के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर हमें रिवेन्यू कम मिलता है और रिस्क थोड़ा हाई होता है। आगे इतना समझ में कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट में किसके पास में यहाँ पर ओनरशिप है? पब्लिक एंटिटी के पास में। और यहाँ पर बाकी सारा काम कौन कर रहा है? प्राइवेट एंटिटी। अगेन अगर हम बात करें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर में, तो भी पब्लिक एंटिटी के पास में ओनरशिप है और सारा काम कर रही है प्राइवेट एंटिटी। बॉट में भी हमारी जो पब्लिक एंटिटी है, इनके पास में ही हमने क्या राइट दी है? हमने इनको ही राइट दी है कि आप यहाँ पर इसे ओन करोगे, और प्राइवेट एंटिटी बाकी काम करेगी और बदले में एक पेमेंट लेती रहेगी, जैसे सैलरीज मिलती हैं वैसे ही, उसी को हम एन्युटी बोलते हैं। अब आती है बात हमारे बूट कॉन्ट्रैक्ट्स की। बॉट हमने कंप्लीट कर लिया। प्राइवेट एंटिटी क्या करेंगे? अपनी ओनरशिप जो है एसेट की, वो यहाँ पर एक पीरियड तक, एक ड्यूरेशन तक अपने साथ में रखेंगे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि लॉन्ग टर्म रहता है। और यहाँ पर ये डिजाइन, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग करेंगे एसेट्स की, और उसके बाद पब्लिक एंटिटी को देते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है वो ड्यूरेशन खत्म हो गई। तो प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपके ग्रीन फील्ड्स आते हैं, और प्राइवेट एंटिटी जो है वो अपने लिए रिवेन्यूज रेस करती है ऑपरेशन से, लेकिन रिवेन्यू रिस्क काफी हाई होता है। तो ये काफी कॉमन मॉडल है जो इंडिया में यूज होता है, जैसे कि अगर माइनर पोर्ट्स बनाए गए हैं हमारे गुजरात में, तो वहां भी हमने बूट कॉन्ट्रैक्ट्स ही यूज किए हैं। कुछ और भी पीपीटी मॉडल्स हैं हमारे पास। तो बोल्ट होता है। बोल्ट में हम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट यहाँ पर कंसेशन दे रही है प्राइवेट एंटिटी को कि एक फैसिलिटी को आप बिल्ड करो
ओन करो, लीज करो टू द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर को लीज पर दे देते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होगा, जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। डीबीएफओ, यहाँ पर पूरा डिजाइनिंग का, बिल्डिंग का, फाइनेंसिंग का, कंस्ट्रक्शन का, ऑपरेशंस का सारा काम जो है वो हमारी प्राइवेट पार्टी करेगी। ठीक है, और कब तक करेगी, जब तक कि पीरियड ऑफ कंसेशन चलेगा। फिर आता है एलडीओ, लीज डिजाइन ऑपरेट। तो यहाँ पर या तो गवर्नमेंट या तो पब्लिक सेक्टर एंटिटी इसकी ओनरशिप अपने पास रिटेन कर कर रखते हैं और पेमेंट्स लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट। जैसे हम रेंटल पेमेंट्स करते हैं विद द प्राइवेट प्रमोटर। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस में प्राइवेट सेक्टर फर्म ही सारे काम कर रही है, डिजाइन भी कर रही है, लेआउट को बिल्ड भी कर रही है और कैपिटल कॉस्ट भी मीट कर रही है। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस मेंटेन, यहाँ पर हमारे पास देखने के लिए मिलेगा कि एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह पब्लिक सेक्टर एंटिटी प्रोजेक्ट के साथ में शुरू से और आखिरी तक जुड़ी रहेगी। प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा कि किस तरह से हमने लेआउट को डिजाइन किया, कंस्ट्रक्शन किया, फंडिंग की, लाइफ टाइम मेंटेनेंस की। तो फर्म या तो एक फिक्स सम या तो फिर प्रॉफिट शेयर करती है, साथ में यहाँ पर प्रोजेक्ट के जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं उसमें इन्वॉल्व रहेगी। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस मेंटेन ऑपरेट, एक यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्जन देखा जा रहा है डीबीएफओ का, जहां पर प्राइवेट फर्म क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, प्रिपेयर कर रही है पहले तो ब्लूप्रिंट, फिर बिल्ड कर रही है फैसिलिटी, फिर जितना भी यहाँ पर सम इनको इन्वेस्ट करना है वो करेगी और ऑपरेशंस को कैरी आउट करेगी ताकि जनरेट कर पाए रिवेन्यू। और कंपनी क्योंकि सारे काम यहाँ शुरू से कर रही है तो प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेगी, ताकि मेंटेनेंस का काम का भी ये ध्यान रखेगी और रिवेन्यूज को भी यही यूज कर रही होगी। ठीक है, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन, फाइनेंस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशंस को समझेगी, अकॉर्डिंगली चीजें डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी, साथ में इसको अपकीप करने के साथ इन्वेस्टमेंट्स करेगी फैसिलिटी में और फिर लीज आउट कर देगी गवर्नमेंट बॉडी को। ठीक है, खुद से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने सारा काम करने के बाद में गवर्नमेंट से क्या किया, इसको ये जो इनकी प्रॉपर्टी थी इसको यहाँ पर लीज पर दे देती है। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी जो है वो लीज पर लेगी जैसे ही प्राइवेट बॉडी ने सारी चीजें कर ली। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पर मॉडल क्या करता है, असाइन करेगा सब कॉन्ट्रैक्ट तो एक प्राइवेट कंपनी को, ताकि वो रन करे और अपकीपिंग कर पाए अपनी फैसिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तरह की हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स हैं। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट वर्ड, इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये अगर हम बात करें थोड़ा सा न्यू है कंपैरेटिवली, एंड यहाँ हम लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लेकर चलते हैं। ये एक तरीके का आपके लिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर अज्यूम करेगा कि जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट डिलीवरी की उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डिजाइनिंग से लेकर कंप्लीशन तक। तो कॉस्ट यहाँ पर कंप्लीटली गवर्नमेंट बॉन्ड कर रही है। तो की प्लेयर्स कौन कौन है, प्रोजेक्ट के ओनर और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। एंटिटी यहाँ पर इनिशिएट करेगी प्रोजेक्ट को और होल्ड करेगी ओनरशिप कंप्लीटेड फैसिलिटी की। ठीक है, यहाँ पर जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो डिलीवर करेंगे एंटायर प्रोजेक्ट को, अलग अलग इंजीनियर्स, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स को लेकर आएंगे ताकि हम फुलफिल करें कॉन्ट्रैक्ट को। प्रोक्योर क्या करते हैं, हम प्रोक्योर करते हैं रॉ मटेरियल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, इंजीनियरिंग की, फिजिबिलिटी स्टडीज करेंगे कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है नहीं है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन की हमें जरूरत होगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, नेसेसरी परमिट्स और अप्रूवल्स की जरूरत होगी। प्रोक्योरमेंट में हम देखेंगे कि भाई कौन से सप्लायर्स अच्छे हैं जो अच्छे रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और लेबर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, इनके साथ में नेगोशिएशन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करेंगे। फिर यहाँ पर मैनेज करेंगे लॉजिस्टिक्स को, जो भी प्रोक्योर कर रहे हैं और उसकी डिलीवरी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर सिलेक्ट या मैनेज करेंगे कि कौन से कंस्ट्रक्शन होने हैं और उन टास्क को यहाँ पर शेड्यूल और मॉनिटर करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल करने का काम, अश्योरेंस मेजर्स का काम, हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस भी देखेंगे। तो ईपीसी मॉडल के क्या क्या फायदे हैं प्रोजेक्ट ओनर्स के लिए,
सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, प्रोजेक्ट ओनर यहाँ पर डायरेक्टली एक सिंगल एंटिटी है जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही मैनेज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन और स्ट्रीमलाइनिंग आसान हो जाती है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है ना। तो डिसीजन मेकिंग को ये स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। फिक्स्ड प्राइस एंड टाइमलाइन है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फिक्स्ड प्राइस होता है पूरे प्रोजेक्ट का और गारंटीड कंप्लीशन डेट होती है कि इस डेट तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड कॉस्ट की सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं। अब प्रोजेक्ट के ओनर को पता है कि वो जो काम करवा रहे हैं वहां पर लगभग कितना पैसा लग सकता है। रिड्यूस्ड रिस्क, तो यहाँ पर ईपीसी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज्यादातर प्रोजेक्ट रिस्क को, जैसे डिजाइन में कोई फ्लॉज आ गए, कंस्ट्रक्शन में डिलेज आ गए, कॉस्ट ज्यादा हो गई, मान लो रॉ मटेरियल महंगा हो गया, आपने बनाने में समय लगा दिया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, तो यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट तक ये कॉस्ट ओवररन्स भी खुद ही देखते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर जैसे कोविड-19 आया था, तो ऐसी सिचुएशन में कोई कॉस्ट बढ़ गई तो इनका काम नहीं है देखना, अदरवाइज अगर किसी इनकी गलती की वजह से कॉस्ट ओवररन हो गई तो ये देखेंगे। फिर आते हैं चैलेंजेस क्या है ईपीसी मॉडल के प्रोजेक्ट ओनर्स के लिए। तो एक तो लिमिटेड कंट्रोल है, प्रोजेक्ट ओनर जो है वो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिग्री का ही कंट्रोल क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए दे देते हैं, कंपेयर टू जब इसे मैनेज करना है इन हाउस। स्कोप चेंज यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। मान लो कि प्रोजेक्ट के स्कोप में कुछ भी चेंजेस हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर फाइनल हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव बन जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्ट करना कि कौन से यहाँ पर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ईपीसी यूज कौन करता है इस मॉडल को, गवर्नमेंट यूज कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स। प्राइवेट कंपनीज यूज करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। रियल एस्टेट यूज करते हैं इसको डेवलपर्स फॉर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ईपीसीएम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन तो देख लिया, अब मैनेजमेंट का भी तो ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ओनर बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर मुझे पूरा कंट्रोल दो मेरे प्रोजेक्ट का, लेकिन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जो हैं वो मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। तो प्राइवेट एंटिटीज यहाँ पर सभी स्टेजेस यहाँ पर इंजीनियरिंग की प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, कोऑर्डिनेटिंग ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर्स अपने क्लाइंट के बिहाफ पर खुद करती हैं। फिर आता है आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो ये एक मिक्स है ईपीसी का और बॉट एन्युटी मॉडल का, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को शेयर कर रही हैं 40:60 के रेशियो में। 40% कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट, और 60% कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। अब 60% प्रोजेक्ट कॉस्ट के अलावा प्राइवेट प्लेयर को रोड यहाँ पर बिल्ड करनी है और कंप्लीशन में क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट को इसको हैंड ओवर कर देंगे। और गवर्नमेंट शोल्डर यहाँ पर शोल्डर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है रिवेन्यू कलेक्शन की। तो गवर्नमेंट अब यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगी, एन्युटी पे करेगी प्राइवेट प्लेयर को डिफाइंड पीरियड के लिए। और गवर्नमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेगी कि कौन सा प्राइवेट प्लेयर जो है वो मिनिमम एन्युटी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है और किसको इस प्रोजेक्ट को वो देना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट शेयरिंग। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक सर्टेन परसेंटेज जो है प्रोजेक्ट का वो अपफ्रंट पे कर रही है इन इंस्टॉलमेंट्स, जो कि यहाँ पर अचीव करनी है इनको प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, प्राइवेट डेवलपर फाइनेंस करेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, और यहाँ पर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आती है एन्युटी पेमेंट्स। तो एन्युटी पेमेंट्स में क्या होगा, जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा गवर्नमेंट फिक्स्ड एनुअल पेमेंट्स करेगी प्राइवेट डेवलपर के पास में कंसेशन पीरियड के लिए, ताकि कंपनसेट कर पाए उनको इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए। एंड इंटरेस्ट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ड्यूज पर दिया जाता है। तो एन्युटी पेमेंट में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ भी डिलेस कर दिए पेमेंट पर तो इंटरेस्ट भी इनको देनी है जो भी यहाँ पर बनती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टॉलिंग। टॉलिंग में क्या देखेंगे हम कि टॉलिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है एचएएम में, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो चूज कर सकती है कि भाई वो टोल्स लगाएगी कंस्ट्रक्टेड हाईवेज पर। और टोलिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोल्स लगते हैं उसमें रिवेन्यू हमारी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना कि प्राइवेट डेवलपर के पास में। अब बेनिफिट्स यहाँ पर एचएएम के क्या क्या रहते हैं,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिड्यूस्ड गवर्नमेंट बर्डन, तो गवर्नमेंट जो है अब उसको एक्स्ट्रा अपफ्रंट प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं देना, तो इजियर हो गया इनके लिए कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर आने लग जाती हैं, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो जाती है, गारंटीड रिटर्न मिलते हैं क्योंकि एन्युटी पेमेंट्स कर दिए गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं क्योंकि क्लियर डिवीजन हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एंड माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट्स की, जिसमें कि पोटेंशियली हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन को एक्सपीडाइट कर पा रहे हैं। रिस्क शेयरिंग की बात कर लेते हैं, तो रिस्क अब यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज दोनों ही शेयर कर रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रिस्क है वो गवर्नमेंट अपने पास लेगी, लेकिन ऑपरेशनल रिस्क जो है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है। चैलेंजेस क्या हैं? ये प्रोजेक्ट्स आपके फाइनेंशियली वायबल नहीं होते, ठीक है? तो मेजरली हमें ये देखना पड़ता है कि जो कॉस्ट एस्टिमेशन हमने की है, अब अगर वो यहाँ पर आपकी प्रॉपर नहीं होती, रियलिस्टिक नहीं होती है, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि ट्रैफिक प्रोजेक्शन जो है वो हमारी अच्छे से होनी चाहिए ताकि हम सफिशिएंट टोल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर कर पाए। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में देखने के लिए मिलता है कि जो HAM कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रिक्वायर होगा उसमें कि हम केयरफुली ड्राफ्टिंग करें एंड यहाँ पर हमें नेगोशिएशंस करने होंगे ताकि हम फेयर रिस्क अलोकेशन कर पाए। अलोंग विद दैट केयरफुल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस भी हमसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी। लैंड एक्विजिशन इश्यूज की बात कर लेते हैं, तो लैंड एक्विजिशन डिलेज जो है वो सिग्निफिकेंटली हमारे प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस और बजट्स को हिला देते हैं। जैसे हमने देखा है ना, बहुत बार क्या होता है, किसान यहाँ पर अपना अगर उनका लैंड है तो वो लोग कई बार स्ट्राइक्स करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली यहाँ पर आते ही हैं। तो लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी देखने के लिए यहाँ पर हमें मिलता है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एडवांटेजेस क्या क्या है, तो हम देखेंगे कि एक वाइडर रेंज ऑफ एडवांटेजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं जहां पर हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रहे हैं और डिलीवर करेंगे पब्लिक सर्विसेज को। हमें एक्सेस मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर फंडिंग में। पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं उनके पास लिमिटेशंस होती हैं बजटरी रिसोर्सेज की। ट्रिपल पी अलाउ करता है उनको कि आप लेवरेज करो प्राइवेट सेक्टर को, फंडिंग करो फॉर प्रोजेक्ट्स दैट माइट अदरवाइज बी डिलेड और इम्पॉसिबल। प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कैपिटल लेकर आती हैं टेबल पर और एक्सेलरेट करती हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन को एंड डिलीवरी करती हैं पब्लिक सर्विसेज की। एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आती हैं जब प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात आती है। ट्रिपल पी हमारे पास लेवरेज कर रही है इस एक्सपर्टाइज को ताकि हम डिलीवर करें प्रोजेक्ट्स को टाइम पर विद इन बजट और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करें। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर हमारे लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज भी लेकर आता है जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे लिए रहती हैं एंड हम यहाँ पर बेस्ट वे में या फिर अपनी एनहांस सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर पाते हैं। अब रिस्क शेयरिंग हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास में पब्लिक सेक्टर एंटिटी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही अपने रिस्क को यहाँ पर कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑपरेशनल रिस्क को यहाँ पर लेकर चलता है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, पोटेंशियली हम जो अपने प्रोजेक्ट अप्रूवल्स हैं उन्हें एक्सपीडाइट कर देते हैं, थोड़े फास्टर हो जाते हैं वो, रेदर देन जो ट्रेडिशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट मेथड्स हम यूज कर रहे थे। ज्यादा जल्दी यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर मिल जाता है और यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स भी जल्द से जल्द पब्लिक की तरफ डिलीवर करने के लिए मौका मिल जाता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है, तो प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही है, एक स्ट्रॉन्गर फोकस रख रही है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में। ट्रिपल पी जो है वो एनकरेज करता है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज को प्राइवेट सेक्टर के पास भेजें एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी देखने के लिए हमें मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस की। तो कुछ ट्रिपल पी मॉडल्स कैसे होते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि वो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस यहाँ पर करें और मेंटेनेंस भी करें प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसकी सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर मेंटेनेंस करेंगे और सर्विस डिलीवरी ये करेंगे तो रेवेन्यू भी अच्छा इन्हीं को मिल रहा है। सर्विस डिलीवरी यहाँ पर इम्प्रूव की जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में एक कस्टमर फोकस थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, ये आपको पता ही है।
ट्रिपल पी क्या करता है, ये यहाँ पर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है और ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस दे रहा है यूजर की नीड्स की तरफ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ट्रिपल पी हमारे लिए स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाते हैं, नए जॉब्स क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो यहाँ पर एक रेंज ऑफ एडवांटेजेस तो ऑल दो हमें सर्व हो रही है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट हमारे लिए हाई पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज अपनी प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलती हैं, जो कि यूजर के चार्जेस में होती हैं, या फिर जो ऑनगोइंग पेमेंट हमारे प्राइवेट पार्टनर को अब हमारी पब्लिक कंपनीज कर रही हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का फोकस, तो प्राइवेट कंपनीज अब ये देखेंगी कि हमें शॉर्टर टर्म में प्रॉफिट मिल जाए, तो ये यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की जो लॉन्ग टर्म विजन है प्रोजेक्ट की, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो हैं वो हमारे प्राइवेट पार्टनर के थ्रू होने से क्वालिटी या सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म में अफेक्ट हो जाती है। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है। तो ट्रेडिशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ट्रिपल पीस जो थे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, लेंथी कॉन्ट्रैक्ट्स थे और इंट्रिकेट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स थी। अब ये हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं पब्लिक के लिए कि वो प्राइवेट पार्टनर को अकाउंटेबल रखें प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के लिए। रिस्क अलोकेशन चार्जेस, अब क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में यहाँ पर रिस्क जो है वो असाइन हो रहा है, तो अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस अगर अगर हो गए तो डिस्प्यूट हो जाता है बहुत बार दोनों के बीच में। लिमिटेड पब्लिक सेक्टर एक्सपर्टीज, नेगोशिएट करना और कॉम्प्लेक्स ट्रिपल पी कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए, जो कि पब्लिक सेक्टर में हमें उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर जैसे जनरलाइज्ड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। अब लैक ऑफ इन हाउस एक्सपर्टीज की वजह से हमें यहाँ पर एक डिसएडवांटेज की तरह ये सर्व करता है जब हमें नेगोशिएशंस करनी है या प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है। अफोर्डेबिलिटी एंड कंसर्न्स देख लेते हैं यूजर्स के लिए। तो यूजर के जो चार्जेस होते हैं वो कई बार हाई हो जाते हैं, एज प्राइवेट कंपनीज तो अपना प्रॉफिट के लिए काम करेंगी, तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी या फिर इक्विटेबल एक्सेस ऑफ द सर्विस का एक कंसर्न देखने के लिए मिलता है, स्पेशली लो इनकम यूजर्स के लिए। इसके बाद में रीनेगोशिएशन के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रिपल पी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर इनफ्लेक्सिबल होते हैं। सर्कमस्टांसेस अगर चेंज होते हैं सिग्निफिकेंटली तो रीनेगोशिएशन हमारे लिए माइट भी रिक्वायर्ड होगी, जो कि एक लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एग्जिट स्ट्रेटेजी चैलेंजेस, एग्जिट स्ट्रेटेजी चैलेंजेस में हम क्या देखते हैं कि एक क्लियर एग्जिट स्ट्रेटेजी जहां पर कि ट्रिपल पी टर्म जो है वो हमारी एंड होती है, ये हमारे लिए क्रूशियल होता है। तो हमें किस तरीके से ट्रांजिशन करना है ओनरशिप का या मैनेजमेंट का, ठीक है, बैक टू द पब्लिक सेक्टर, इसमें बहुत केयरफुली प्लान करना है। अब 20 या 50 साल के बाद आप एक प्रोजेक्ट लाकर इनके हाथ में दे रहे हो कि अब तुम मेंटेन करना, तो ऑलरेडी हमें पता है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर वेयर एंड टीयर हुआ होगा, है ना, तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी थोड़ी ज्यादा महंगी हो जाएगी और बहुत सारी चीजें होंगी, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रिपल पी को प्रमोट कर रही है। सबसे पहले आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की ना अपडेट्स देखते रहना, अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, कुछ आता है तो मैं भी आपको उस न्यूज में बता ही दूंगी, बट आप अपने एंड से भी ध्यान रखना। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर स्कीम निकाली थी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू ट्रिपल पी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक व्यू था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ट्रिपल पी के थ्रू अंडरटेक करना है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ये आपको पता ही होगा। इन्होंने बोला कि भाई इसको कंटिन्यू रखते हैं और इसको थोड़ा रिवैम्प कर लेते हैं, एंड यहाँ पर इसको 2024-25 तक आगे बढ़ाने की बात की गई थी, जिसमें कि जो टोटल आउटले था वो हमारा 8100 करोड़ रुपीस का था, ठीक है। अब ये जो रिवैम्प्ड स्कीम है ये यहाँ पर उन्होंने मेनली रिलेट की है कि भाई दो सब स्कीम्स हम यहाँ पर रखेंगे। पहला है सोशल सेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बैंकेबिलिटी इश्यूज जो है वो फेस कर सकते हैं और पुअर रिवेन्यू स्ट्रीम्स फेस करते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स इस कैटेगरी में आएंगे उनको 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मैक्सिमम 30% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो वायबल गैप फंडिंग, एंड इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग
सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टैट्यूटरी एंटिटी, ये सब यहाँ पर एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं 30% का आपके टीपीसी का, दैट इज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा और क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है आपसे कि अगर यहाँ पर सब स्कीम 2 की बात करें तो ये सपोर्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगी, पायलट सेक्टर सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स में आ सकते हैं, जहाँ पर एटलीस्ट 50% की ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी है। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 80% तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कब करते हैं, जब हमें कोई नई मशीनरीज खरीदनी है या जमीन खरीदनी है या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम यहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम 40% का टीपीसी आपको प्रोवाइड कर रही है एंड एक मैक्सिमम 25% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट की फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस में प्रोवाइड की जाएगी। एम क्या है स्कीम का, स्कीम का एम है कि हमें ट्रिपल पीस को प्रमोट करना है सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि हम एफिशिएंट क्रिएशन कर पाए हमारे एसेट्स का और इंश्योर कर पाए कि इनका प्रॉपर ऑपरेशन हो और मेंटेनेंस हो, ताकि हम अपने और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली वायबल बना पाए। अब ये जो स्कीम है ये यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी पब्लिक के लिए एट लार्ज, क्योंकि ये हेल्प करेगी क्रिएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंट्री। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये हमारा विद इन 1 मंथ ऑफ द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट यहाँ पर स्कीम जो है फोर्स में आ जाती है और कुछ अमेंडमेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो ये इन्होंने बोला था कि जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स रहते हैं उसमें भी हम वायबल गैप फंडिंग को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ना जैसे अभी हमारा 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, बट एक्सटेंशन कब तक है उसका तो मुझे कोई न्यूज सच मिला नहीं था, केवल बस यही मिला था ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है अब वो हमारी बैटरी स्टोरेज के लिए भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसमें भी यूज हो रही होगी। ठीक है, बस इतना तो आपको भी याद रखना होगा, इसीलिए तो बिग पुश दिया गया है इसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए। तो जहां पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने अनाउंस किया है कि 13.2 गीगावाट आवर्स है ना, 13.2 गीगावाट आवर्स का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऑलरेडी हमारा यहाँ पर बेसिकली वर्किंग में है। एंड इसके अलावा इन्होंने बोला था कि 5,400 करोड़ की ये जो स्कीम है इसमें 33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। एंड ये कब तक आने की बात हो रही है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर क्या टाइम दिया गया है, 2028 का। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा यही चीजों को हमें याद रखना है कि अब ये जो स्कीम है ये आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा, प्रपोज्ड बीजीएफ स्कीम को जैसे ही रिवैम्प किया गया तो यहाँ पर हम लोग मान रहे थे कि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएगी और फैसिलिटेट करेंगे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वेस्ट, वाटर सॉलिड मैनेजमेंट एंड वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। तो हमें न्यू हॉस्पिटल्स क्रिएट करने हैं और स्कूल्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं ताकि अपॉर्चुनिटी मिले हमें यहाँ पर बूस्ट करने की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है क्वालिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर सोर्स कर पाएंगे फंड्स उन्हें मिल जाएंगे कहाँ से, ताकि वो अपने ट्रिपल पी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कवर कर पाए और रिड्यूस हो जाएगा उनका जो इम्पैक्ट है रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट्स ऑन देयर बजट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली कोशिश शिफ्ट यही कर रहे हैं कि जो भी हमारी स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज रहेंगी उनके लिए हम जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है उन्हें रिड्यूस कर दें। और फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने 2007-8 के बजट में इसको स्कीम को यहाँ पर बताया था और बोला था कि हमें क्या करना है, एक रिवॉल्विंग फंड लेकर आना है 100 करोड़ रुपीस का यहाँ पर, ताकि हम जो हमारा प्रोसेस है उसे क्विकन कर पाए। अब अकॉर्डिंगली कॉर्पस फंड यहाँ पर जिसका नाम था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, वो क्रिएट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। एंड यहाँ पर इनिशियल कॉर्पस आपने देख ही लिया, 100 करोड़ का यहाँ पर बोला गया था, तो वही रखा गया है। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ये फंड आया क्यों, तो हमें स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज को यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट मीट करने के पर्पज से थोड़ा सा फंड्स प्रोवाइड करने थे। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जो खर्चा इनका एक्सपेंसेस हो रहे हैं
फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, लीगल रिव्यू या फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें कंसेशन एग्रीमेंट्स, कमर्शियल असेसमेंट स्टडीज, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ताकि जो यहाँ पर टेक्निकल क्लोज है वो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर कंप्लीट कर पाए, क्योंकि आप ऐसी स्टडीज करने भी जाओगे तो भी बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, साथ में इन्होंने बोला कि यहाँ इनको जो फंड्स हैं, ठीक है, वो एक पोर्शन ऑफ देयर ट्रिपल पी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कवर करने के लिए भी इनको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये जो प्रपोजल्स हैं ये स्पॉन्सर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल यहाँ पर, और लोकल बॉडीज या फिर कोई और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। साथ में यहाँ पर नेसेसरी है कि हम स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज जो हैं उनके लिए बोला गया है कि वो क्रिएट करें और एम्पावर करें ट्रिपल पी सेल को, ताकि यहाँ पर ट्रिपल पी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हैं एक तो वो कंडक्ट की जा सके, साथ में यहाँ पर जो भी लार्जर पॉलिसी और रेगुलेटरी इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके और स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज को ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स मिल पाए। इसके बाद में यहाँ पर इनको बोला गया कि जो IIPDF है ये 75% तक का अमाउंट यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो है उन्हें कवर करेगा और एक इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह करेगा। ठीक है, तो लोन देंगे लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, और जो बचा हुआ 25% है वो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी को फंड कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा बिडिंग प्रोसेस का तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी हम सक्सेसफुल बिडर से रिकवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी पूरा बिडिंग प्रोसेस अपना कंक्लूड नहीं करती है किसी वजह से, तो जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था IIPDF ने वो उन्हें वापस मिल जाएगा। फिर आ जाओ ट्रिपल पी अप्रेजल कमेटी पर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इन्होंने 2005 में यहाँ पर प्रोसीजर बनाया कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अप्रूव किया जाएगा। तो इन्होंने एक यहाँ पर अप्रेजल कमेटी जो है वो सेटअप की, जिसमें की सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, प्लानिंग कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और डिपार्टमेंट स्पॉन्सरिंग प्रोजेक्ट के यहाँ पर सेक्रेटरी जो है वो पार्ट होते हैं इस कमेटी का। अब इस कमेटी को यहाँ पर सर्विस कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि एक स्पेशल सेल बिठाएंगे कि किस तरीके से सर्विसिंग करनी है इन प्रपोजल्स की। अब नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री रहेगी, जो कि कंसेशन एग्रीमेंट्स को चेक करेगी फाइनेंशियल एंगल से, और यहाँ पर डिपेंड करेगा कि क्या इनको गारंटीज को एक्सटेंड करना भी चाहिए एज अ गवर्नमेंट या फिर नहीं, तो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, उन रिस्कों को कैसे अलोकेट करना है इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग पर्सपेक्टिव से, ये भी देखा जाता है। IIFCL की बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ पर सेटअप हुई थी 2006 में, ताकि लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड कर पाए और लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं, ठीक है, एंड ये क्या कर रहे हैं, लॉन्गर मेच्योरिटी के लिए डेट दे रहे थे। तो हमने देखा कि कमर्शियल बैंक से यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स अगर हम लेते हैं तो फिर एसेट लायबिलिटी मिसमैच की वजह से दिक्कत आती है। तो IIFCL यहाँ पर कोशिश करता है कि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि नए शुरू हो रहे हैं वहां पर अपने डेट्स वगैरह प्रोवाइड कर पाए, उन्हें फंडिंग कर पाए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स को, जिनको इम्प्लीमेंट या तो कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी करे या प्राइवेट सेक्टर कंपनी किसी भी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट के अंडर। तो प्रायोरिटी हम उन प्रोजेक्ट्स को देते हैं हमारे जो कि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, और हमने प्राइवेट कंपनीज को इनको अवॉर्ड किया है बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, केवल वही प्रोजेक्ट्स जो कि यहाँ पर अवेलेबल है या फिर एलिजिबल हैं वो कौन से रहेंगे? रोड, ब्रिजेस, रेलवे, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, अदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स, पार, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियाज में, गैस पाइपलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड अदर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, cold storage chains, warehouses and fertilizer manufacturing industry. IIFCL जो है वो फंड्स रेज करता है फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल मार्केट्स, ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट गारंटीज को स्ट्रेंथन कर पाए। अब ये जो लैंडिंग करते हैं या तो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं या तो फिर जो बैंक्स यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं उनको ही यहाँ पर डेट दे देते हैं, लोन्स दे देते हैं, उनको फंड कर देते हैं। ठीक है, जो टोटल लैंडिंग यहाँ पर होती है IIFCL की
वो 20% तक कर सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के। नेक्स्ट आ जाते हैं विजय केलकर कमिटी रिपोर्ट ऑन रिविजिटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग ट्रिपल पी मॉडल। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर अनाउंस किया था, उस टाइम पर अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर, कि ट्रिपल पी मोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे जिसको हमें रिविजिट करना है और रिवाइटलाइज करना है। तो एक मीटिंग यहाँ पर बिठाई गई, कमेटी बिठाई गई। तो इन्होंने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, वो अब ज्यादा फोकस करेंगे सर्विस डिलीवरी पर इंस्टेड ऑफ फिस्कल बेनिफिट्स। ज्यादा बेटर आइडेंटिफिकेशन होगा हमारे रिस्क का और अलोकेशन किया जाएगा उनको स्टेक होल्डर्स के बीच में। अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है वायबिलिटी गैप फंड्स का, जहां यूजर्स जो हैं वो गारंटी नहीं करेंगे एक रोबस्ट रिवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी एजुकेशन ट्रिब्यूनल जो है उसे चेयर करेंगे एक जुडिशियल मेंबर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल मेंबर, ठीक है, जहाँ पर बेंचेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी बाय द चेयरपर्सन, जैसी की भी नीड्स यहाँ पर रहेंगी। इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म यहाँ पर, जिसमें कि नेशनल फैसिलिटेशन कमिटी जो है वो इंश्योर करते हैं टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज। साथ में हम डिस्करेज करेंगे गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन किसी भी स्पेशल पर्पस व्हीकल में जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रिपल पी प्रोजेक्ट, अनलेस कि ये स्ट्रेटेजिकली एसेंशियल है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर अलाउ करेगी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो जीरो कूपन बॉन्ड्स को इशू करें, जो कि इनको हेल्प करेंगे टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग फॉर यूजर चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल पी का यूज किया जाएगा ऐसे कि रेलवे, अर्बन रेलवेज, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेट्रा सेक्टर्स में जहाँ पर इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर्स भी रखा जाएगा। एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बिठाया जाएगा ट्रिपल पी में, ताकि हम गाइड कर पाए पूरे सेक्टर को, पॉलिसी इनपुट दे पाए और टाइमली एडवाइस कर पाए। साथ में यहाँ पर हम सस्टेनेबल कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर पाए। एंड इसके साथ में ट्रिपल पी जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।